नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड रोल ऑफ स्टेट एंड सेंटर, यानी शिक्षा में राज्य और केंद्र की क्या भूमिका है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले शक्तियों का विकेंद्रीकरण और बंटवारा। पहले, क्योंकि हमने पढ़ा कि शिक्षा जो है वो केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है, तो ऐसा क्यों है, हमने ये क्यों विकेंद्रीकरण किया। विकेंद्रीकरण का मतलब है बंटवारा करना, है ना, मतलब अलग अलग करना। केंद्रीकरण इज एक हर चीज, मतलब जो भी चीज है उसको सेंट्रलाइज करना, कॉमन करना, मतलब एक जगह एकत्रित करना। और विकेंद्रीकरण इज जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करना। तो विकेंद्रीकरण शिक्षा प्रणाली की दक्षता और शैक्षिक सेवाओं की गुणवत्ता को स्थानीय लोगों की योजनाओं, निर्णय लेने की शक्ति के जरिए सुधारने का एक माध्यम है। क्योंकि देखिए, अगर शिक्षा में सारी चीजें एक ही मतलब एक जगह हम इकट्ठी कर देंगे, केंद्रीकरण कर देंगे व्यवस्था का, तो उससे क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में रहेगी। तो उससे क्या है, जो शिक्षा प्रणाली की दक्षता है उसमें कमी आएगी, ठीक है, गुणवत्ता में कमी आएगी। तो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हम अलग अलग लेवल पर शिक्षा प्रणाली को फैलाएं, है ना। जैसे आप देखेंगे कि केंद्र के स्तर पे है, फिर राज्य के स्तर पे है, राज्य से भी आप नीचे जाएंगे तो स्थानीय स्तर पे है। तो अलग अलग लेवल पे आपको शिक्षा का बंटवारा मिलता है। 1976 के संवैधानिक संशोधन से शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल की गई, जो एक दूरगामी कदम था। 1976 में देखो, हमारे संविधान में दो सूची है, एक है संघ सूची और एक है राज्य सूची, ठीक है। तो संघ सूची है जो जो कार्य केंद्र सरकार करती है, और राज्य सूची है जो कार्य राज्य सरकार करती है। और एक है समवर्ती सूची, जिसमें जो दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं, वो समवर्ती सूची है। तो शिक्षा जो है वो पहले थी राज्यों की जिम्मेदारी, ठीक है, यानी कि ये राज्य सूची में थी 1976 से पहले। 1976 में संवैधानिक संशोधन किया गया और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, यानी कि अब शिक्षा जो है वो केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो ये एक दूरगामी कदम था जिसके प्रभाव वित्तीय, मूल और प्रशासनिक है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्र से संबंधित जिम्मेदारी का बंटवारा शामिल है ना। समवर्ती सूची में वे चीजें हैं जो दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेंगे, तो शिक्षा भी उन्हीं में से एक है। अब क्योंकि दोनों करेंगे तो वित्तीय प्रभाव भी बढ़ेगा, है ना, और प्रशासनिक प्रभाव भी बढ़ेगा। हर लेवल पे बेहतरी के लिए हमने इसे समवर्ती सूची में शामिल किया। अब आता है केंद्र के दायित्व। अब हम पहले देखते हैं, ये संविधान के हिसाब से है बाय द वे, ठीक है। अगर आप सूचियां देखेंगे संविधान की, तो उसमें जो केंद्र सूची है ना, उसके अंदर, या संघ सूची है उसके अंदर जो केंद्र के दायित्व दिए गए हैं वो ये है। इसमें से पहला है कि शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत चरित्र को बनाए रखना। ये केंद्र का दायित्व है कि शिक्षा का एक राष्ट्रीय चरित्र हो, यानी जैसे अगर कोई कहे भाई इंडिया की, भारत की शिक्षा कैसी है, तो एक कॉमन कुछ फैक्टर होना चाहिए कि ये भारतीय शिक्षा है, ठीक है। तो एक ऐसा राष्ट्रीय चरित्र, एक एकीकृत चरित्र होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए भारत में वेरिएशंस इतनी है या विविधता इतनी है। तो कुछ ऐसा होना हमारी शिक्षा में जो हमारी शिक्षा को एक करे, हम कहीं भी चले जाएं तो हमें ये लगे कि हाँ, हम भारत से पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो ये है एकीकृत चरित्र को बनाए रखना। राष्ट्र की शैक्षिक जरूरतों की जांच और अध्ययन करना। राष्ट्र की शैक्षिक जरूरतें क्या हैं, समय समय पे रिसर्च करवाना, ठीक है, एनालिसिस करवाना कि क्या है, एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा चल रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से फील्ड इम्प्रूव करने चाहिए, ये सारी चीजें। अच्छा, ये जो संघ सूची है ना, इसमें वैसे बहुत सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। अनुच्छेद 246 है संघ सूची, ठीक। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो संघ सूची के अंदर है, फिर बहुत सारी चीजें हैं जो राज्य सूची के अंदर। लगभग 97 चीजें हैं जो संघ सूची में दी हुई है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जो शिक्षा से संबंधित है। इसी तरह राज्य सूची में 66 चीजें हैं जो दी हुई है, लेकिन हम अभी आगे पढ़ेंगे तो हम जो शिक्षा से संबंधित चीजें हैं मुख्यतः वही पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देखना। केंद्र का दायित्व है कि शिक्षा को एक तो राष्ट्रीय चरित्र भी बनाए रखना, लेकिन साथ में अंतर्राष्ट्रीय लेवल भी देखना। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि
इंटरनेशनल लेवल को भी मैच करे। मतलब कोई आप देखिए यहाँ से पढ़ के अगर बाहर जाए, मान लीजिए ग्रेजुएशन यहाँ से कर ली, मास्टर बाहर से करने जा रहा है, तो कुछ मिसमैच ना हो, है ना? मतलब ऐसा पिछड़ा हुआ फील ना हो, तो इस तरह की शिक्षा हमारी होनी चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों का विकास करना, ये केंद्र का दायित्व है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया जाए और संपूर्ण राष्ट्र में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता लाना। ठीक है, हर लेवल पे बेहतर करना शिक्षा को, ये केंद्र का दायित्व है। अब है संघ, संघ की वैधानिक शक्तियां। ठीक है, अ, अब इसके संदर्भ में क्या क्या वैधानिक शक्तियां हैं, तो वैधानिक शक्तियों के विभाजन का प्रावधान भारत के संविधान की 7वीं सूची में निहित है। सबसे पहले अनुच्छेद 246 दे रखा है, उसके अनुसार संसद के पास संघ सूची पर किसी भी वस्तु के संबंध में कानून बनाने की अनन्य यानी एक्सक्लूसिव शक्ति है। इस सूची में संपूर्ण देश के लिए एक समान कानून की आवश्यकता जैसी प्रविष्टियां शामिल हैं। राज्यों को इस क्षेत्र में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं, यानी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र का है। तो किसी भी तरह का कानून, जैसे शिक्षा से संबंधित जो कानून बना, उसका अधिकार सिर्फ केंद्र का है। तो ये आप ध्यान रखिए। इसका मतलब है केंद्र की विशेष क्षमता के तहत कोई भी विषय यानी सूची राज्यों के लिए निषिद्ध क्षेत्र बन सकता है, यानी कि केंद्र जिस पे कानून बना सकता है, राज्य उस पे कानून नहीं बना सकते। उसके बाद केंद्र और राज्यों के लिए एक व्यापक समकालीन क्षेत्र की उपलब्धता शक्तियों के विभाजन की भारतीय अवधारणा का एक विशिष्ट पहलू है। समवर्ती सूची के मामलों पर समवर्ती विधायी शक्ति यानी 7वीं अनुसूची में सूची 3 केंद्र और राज्यों को अनुच्छेद 246 के तहत प्रदान की गई है। यानी कि केंद्र और राज्य जो दोनों की शक्तियां हैं, वो आप देखेंगे वो समवर्ती सूची के मामलों में दी गई है ना? दोनों को मिलकर काम करना है, वो समवर्ती सूची में दिया गया है। तो केंद्र में एक तो अनुच्छेद 246 एक कहता है कि कोई भी कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र के पास है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिन पे दोनों काम कर सकते हैं वो समवर्ती सूची में शामिल है। तो उसके लिए केंद्र और राज्यों को जो शक्ति दी गई है वो 246 का भाग 2 के अनुसार दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 246 का भाग 3 क्या कहता है? ये कहता है राज्यों को राज्य सूची में शामिल वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति। यानी राज्य, सिर्फ जो राज्य सूची में चीजें शामिल है वो उन्हीं के संबंध में कानून बनाएगा। ठीक है, ये ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय भिन्नताओं की अनुमति देते हैं और एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य स्तर पर सबसे अच्छी तरह से नियंत्रित होते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग राज्य की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से अगर किसी मुद्दे पर कानून बनाना है तो उसको वो अधिकार सिर्फ राज्य के पास है। ठीक है, वो राज्य ही करेगा। और अनुच्छेद 246 का भाग 4 कहता है कि संसद को भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति है जो किसी राज्य द्वारा शामिल नहीं किया गया है, भले ही वह क्षेत्र राज्य सूची में से किसी एक आइटम द्वारा शामिल किया गया हो। यानी केंद्र को वह भी अधिकार है जो मुद्दे चाहे राज्य सूची में शामिल है भी नहीं भी, तो भी केंद्र को उन पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो केंद्र की शक्तियां ऑब्वियसली ज्यादा है। अब आती है संघ सूची। संघ सूची, जैसे अभी हमने राज्य सूची केंद्र सूची की पढ़ी थी लिस्ट शिक्षा से संबंधित, इसी तरह संघ सूची में किन किन प्रविष्टियों में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। प्रविष्टि 13 कहती है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का क्रियान्वयन। यानी जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं, बाहर कोई इवेंट होते हैं, तो उसमें भाग लेना ये संघ यानी केंद्र का काम है। अभी ये केंद्र के कार्य हैं। ठीक है, उसके बाद प्रविष्टि 62 कहती है, ये वो है जो अब संघ सूची में जो कार्य दिए हुए हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रविष्टि 62 कहती है कि इस संविधान के प्रारंभ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित और संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैसी ही कोई अन्य संस्था। यानी कि आर्टिकल ये जो प्रविष्टि 62 है संघ सूची की, ये इनके संदर्भ में प्रावधान करती है जो भी हमारी राष्ट्रीय महत्व की जो भी चीजें हैं, चाहे वो संग्रहालय हो, लाइब्रेरी हो, युद्ध स्मारक हो, ये सारी चीजों के बारे में प्रावधान करना ये संघ का काम है। उनको चलाना, उनका वित्त पोषण करना, यानी कि फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना, ये सब हमारे संघ का ही काम है। प्रविष्टि 63 कहती है इस संविधान के प्रारंभ पर काशी
प्रारंभ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं अनुच्छेद 271 के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की कोई अन्य घोषित संस्था है। यानी ये वाली जो जितनी भी संस्थाएं हैं जिन्हें हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम से जानते हैं, ये सब इनका भी देखरेख संघ के अंडर रहेगा, यानी केंद्र के अंदर रहेगा। इसीलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो वो सेंटर ही देखता है, मतलब केंद्र सरकार जो है हमारी, वो सारी जैसे टीचर्स की सैलरी है या इनकी जो भी फंडिंग है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है। उसके बाद प्रविष्टि 64 कहती है भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित और संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएं। तो कई ऐसी वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाएं बनी है जैसे आईआईटीज वगैरह हैं, तो वो भी संघ सूची के अंतर्गत आती है। उसके बाद प्रविष्टि 65 है, ये कहती है संघ के अभिकरण और संस्थाएं जो वृत्तिक व्यवसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए है। ठीक है, जो भी टेक्निकल हमारी ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो कई ऐसी जो नेशनल लेवल की जो संस्थाएं हैं वो संघ के अंतर्गत आएंगी, जिसके अंतर्गत जैसे पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण, ठीक है, जो पुलिस ट्रेनिंग होती है वो इसके अंतर्गत आती है। विशेष अध्ययन या अनुसंधान की अभिवृत्ति, कई बार रिसर्च वगैरह के लिए जो संस्थाएं हैं, है ना, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। और अपराध के अन्वेषण या पता लगाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता, जो भी इस तरह के वो होते हैं, संस्थाएं होती हैं जो वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं अपराध के, जैसे सीबीआई एक संस्था है, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक। और प्रविष्टि 66 कहती है उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारणा, यानी कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह है उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आपने नेक का नाम सुना होगा, NAAC, जो कि एक ऐसी संस्था है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन करती है, वो रेटिंग देती है उन्हें कि ये ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, ये बी ग्रेड यूनिवर्सिटी है, तो उसके अपने कुछ स्टैंडर्ड हैं जिनको फॉलो करने पर A B C जो भी ग्रेडिंग है वो दी जाती है। तो ये सारी संस्थाएं बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची में मुख्यतः एक तो संग्रहालय, पुस्तकालय, राज्य द्वारा वित्त पोषित अन्य संस्थाएं, जो भी राज्य द्वारा, आपने देखा होगा कि राज्य में भी लाइब्रेरी होती है, संग्रहालय होते हैं, है ना। आपने जैसे दिल्ली है, दिल्ली तो खैर राज्य नहीं है, पर जो राज्य की लाइब्रेरी, दिल्ली में भी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, या आप कहीं भी किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ की अपनी पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, वो सब राज्य के अंतर्गत आती हैं। संग्रहालय होते हैं वो है, या और भी ऐसी कोई संस्था या कोई इमारत है जो राज्य के अंतर्गत आती है, उनका रखरखाव राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि, प्रविष्टि 14 कहती है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, तो कृषि शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित चीजें जो है वो भी राज्य सूची के अंतर्गत आती है, क्योंकि आप देखिए कृषि जो है वो सभी राज्यों में नहीं होती है ना, कुछ स्पेसिफिक राज्य हैं जो कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं, जहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में वहाँ पे कृषि से संबंधित अनुसंधान के लिए संस्थाएं हैं जो राज्य के अंतर्गत आती हैं ना। जैसे हरियाणा में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं आपको मिलेंगी जो कि ये रिसर्च करती हैं कृषि शिक्षा के क्षेत्र में, तो इन सब का वित्त पोषण राज्य द्वारा किया जाता है। अब आती है वो प्रविष्टियां जो संवर्ती सूची में है, ठीक है, संघ सूची पढ़ ली, राज्य सूची पढ़ ली, अब है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में क्या क्या आता है, न्याय और न्यासी, यानी कोई भी जो कानून से संबंधित मुद्दे हैं, न्याय वगैरह से संबंधित, ठीक है, वो संघ सूची में आएंगे। आर्थिक और सामाजिक योजना से संबंधित चीजें वो संवर्ती सूची में, यानी ये दोनों चीजें राज्य भी कर रहा है, केंद्र भी कर रहा है, ठीक है। और प्रविष्टि 25 कहती है सूची एक की प्रविष्टि, यानी कि केंद्र जो है, केंद्र सरकार जो केंद्र संघ सूची है उसकी प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय है, ये सब, और व्यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, ये सब दोनों देखेंगे, राज्य भी देखेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिलकर देखेगी। उसके बाद विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, जो भी इस तरह के कोर्सेज हैं, है ना, यानी कि आप देखिए कि जो कानून वगैरह है, कानून है, चाहे वो लॉ, सॉरी,
मेडिकल लाइन है ना, या नर्सिंग वगैरह इस तरह की जो चीजें होती हैं, वो सब हमारी दोनों दोनों मिलके देखेंगे। कुछ कुछ चीजें, कुछ संस्था ऐसी होती हैं जो अ, कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो राज्य सरकार देख रही है। तो दोनों मिलकर ये इस तरह के प्रोफेशंस, लॉ, मेडिकल, टीचिंग भी, इवन ये सारी चीजें। उसके बाद प्रविष्टि 28 कहती है दान और धर्मार्थ संस्थान, धर्मार्थ और धार्मिक बंदोबस्त, धार्मिक संस्थाएं। ये भी आप देखेंगे कि सेंट्रल और राज्य अलग अलग दोनों देखते हैं मिलके। और प्रविष्टि 39 कहती है समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय। यानी कि कई ऐसे समाचार पत्र वगैरह हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, या कई टेलीविजन आप देखिए, टेलीविजन पे खबरें हैं, वो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और कुछ राज्य सरकारें अपनी तरफ से पुस्तकें निकालना, है ना, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो राज्य सरकारें जिनकी जिनमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये भी दोनों मिलकर कर सकते हैं। अब आती है, अब एक तो हो गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों मिलके समवर्ती सूची। एक अलग से संस्था आती है पंचायती राज, है ना, क्योंकि हमने विकेंद्रीकरण की बात की तो हमने पढ़ा कि केंद्र सरकार भी भूमिका निभा रही है, राज्य सरकार भी भूमिका निभा रही है। अब भूमिका निभा रही है पंचायती राज, जो कि हमारे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हमारे भारत में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है ना, तो वहां पे पंचायती राज प्रणाली है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो ये स्पेशल संविधान में 11वीं अनुसूची है जो पंचायती राज के कार्यों को डिफाइन करती है कि पंचायत के क्या क्या शक्तियां हैं, वो क्या क्या कर सकती है और किन किन चीजों में वो काम कर सकती है। ये सारी चीजें 11वीं अनुसूची में हमें मिल जाता है। ठीक है, जिसमें राज्य विधानमंडल और पंचायतों में शक्तियों का बंटवारा कर पंचायतों को स्थानीय विषयों से संबंधित कुल 29 विषयों पर काम करने और योजना बनाने का अधिकार दिया गया। तो पंचायत कुछ 29 विषय हैं जिन पर काम कर सकती है और उनके बारे में योजना भी बना सकती है। पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को देखते हुए 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को इससे संबंधित विषयों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, कृषि, स्वरोजगार के मुद्दे पर खुद फैसला करने का अधिकार मिल गया। पहले यह अधिकार नहीं था, लेकिन 1992 में 73वां संशोधन हुआ और पंचायत को अपने खुद के भी कुछ अधिकार मिल गए। तो ये बेहतरी के लिए है, क्योंकि पंचायत के अंडर एक पर्टिकुलर एरिया है, कुछ गांव है, तो बेहतरी है कि वो छोटे लेवल पे काम हो सके तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब पंचायत को अगर हम समझे तो उसके 3 स्तर हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है जिला पंचायत, मतलब इसको रिवर्स में शुरू करते हैं। सबसे पहले होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा एक पूरा गांव है जिसकी जनसंख्या 1500 से अधिक नहीं होती, वह ग्राम सभा है। ठीक है, एक गांव, उसके सभी मेंबर जो हैं वो ग्राम सभा के व्यक्ति कहलाते हैं। जो भी मेंबर हैं गांव के, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे से शुरू करें, ग्राम सभा। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में ऐसा क्षेत्र जो न्यूनतम 5 निर्वाचन क्षेत्रों, ग्राम में वोटों की संख्या के आधार पर विभाजित है, ग्राम मतलब गांव कहलाया है, अर्थात एक गांव या कई गांव का समूह। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होता है। इस निर्वाचित सदस्यों का समूह ग्राम पंचायत कहलाता है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि 5 लोग होते हैं, एक सरपंच होता है, बाकी 4 अन्य हेल्पर होते हैं। तो ये होती है ग्राम पंचायत। उसके बाद होती है ब्लॉक पंचायत, यानी कई गांव की जो पंचायत है वो मिलकर ब्लॉक, एक ब्लॉक जो होता है वो ब्लॉक मिलके एक ब्लॉक पंचायत का निर्माण करती हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत ब्लॉक पंचायत के अंतर्गत 1, 2, 3 सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। यानी हर गांव की जो ग्राम पंचायत है, यानी 5-5 जो सदस्य होंगे, मान लीजिए 4 गांव हैं, 4 गांव के 5-5 सदस्य हैं, तो 5 चौक 20 सदस्य टोटल मिलकर एक ब्लॉक पंचायत का निर्माण करें और उनके 2 या 3 सदस्य चुने जाते हैं जो कि ब्लॉक पंचायत के मुख्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में क्या होता है कि ब्लॉक पंचायत के सदस्य होते हैं बहुत सारे, वो मिलकर जिला पंचायत बनाते हैं और वो अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, जिला पंचायत के पदेन सदस्य ब्लॉक पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। जो ब्लॉक पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वही इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझिए, पहले ग्राम सभा जिसमें हर व्यक्ति है, फिर ग्राम पंचायत बनती है, फिर ब्लॉक लेवल पे और फिर जिला स्तर पे।
अब है संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए कार्य। वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, पर कुछ-कुछ ऐसे कार्य हैं जो शिक्षा से संबंधित हम कह सकते हैं। पहला है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसमें प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा भी शामिल है। पंचायती स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पंचायत स्तर पर पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी भी शामिल है। परिवार कल्याण, महिला और बाल कल्याण, समाज कल्याण जिसमें विकलांग और मंदबुद्धि व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है, कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेषकर अनुसूचित और जनजाति के वर्ग के लोगों का कल्याण। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रभावित करने वाली है और शिक्षा से संबंधित है। और इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो आपको स्पष्ट ना हुआ हो, ठीक है। तो कभी भी पंचायत के बारे में अगर कोई प्रश्न आता है तो आप ये 11वीं अनुसूची याद रखिए और 11वीं अनुसूची के ये कुछ कार्य याद रखिए और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अब आता है स्थानीय प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण का जिक्र हमने आरटी के जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी किया था। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 9 2009 की धारा 9 के तहत अधिनियम के क्रियान्वयन में एक स्थानीय प्राधिकरण होगा, ठीक है। अब उसके भी कुछ कर्तव्य हैं। क्या कर्तव्य हैं क्विकली हम पढ़ लेते हैं। पहला कर्तव्य है सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ये स्थानीय प्राधिकरण का कार्य है, जो इस मतलब लोकल जो बॉडीज होती है ना, जैसे एमसीडीज वगैरह हो गई, ये एक तरह की लोकल बॉडी है जहाँ पे निगम पार्षद होते हैं। तो इनका काम है कि जो भी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है उनके द्वारा बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाई जाए। आरटी अधिनियम 2009 के भाग 6 के तहत स्कूलों की अनुपलब्धता की अवस्था में स्थानीय अधिकारियों को आरटी अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन के 3 साल के भीतर ही एक विद्यालय शुरू करना होगा। अगर उस एरिया में स्कूल नहीं है तो स्थानीय प्राधिकरण को 3 साल के भीतर एक स्कूल शुरू करना है ना। मतलब जब से ये लागू हुआ होगा उसके 3 साल के भीतर भीतर एक स्कूल शुरू करना है। कमजोर वर्ग वंचित समूह से आने वाले बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। तो कोई भी भेदभाव नहीं हो, ये स्थानीय प्राधिकरण को ध्यान रखना है। स्थानीय प्राधिकरण को अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी जन्म से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का रिकॉर्ड रखना है। कौन स्कूल जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कितनी उम्र के बच्चे किस लेवल पे स्कूल जा रहे हैं, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना है। स्थानीय प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक बच्चे के नामांकन, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने की जांच करनी होगी। हर बच्चा स्कूल जा रहा है यानी उसका नामांकन, उसकी उपस्थिति, क्या वो रेगुलर है स्कूल में या नहीं, और प्राथमिक शिक्षा उसकी पूरी हो गई यानी, ये सब जांच हिसाब रखना होगा स्थानीय प्राधिकरण को। स्थानीय प्राधिकरण को विद्यालय भवन, शैक्षणिक कर्मचारी वृंद और उनकी अध्ययन सामग्री उपलब्ध करानी होगी। आरटी अधिनियम भाग 4 के अनुसार ऐसा बच्चा जो 6 वर्ष से अधिक आयु का है, जिसने उपयुक्त आयु वर्ग की कक्षा में सीधे प्रवेश पाया है, उसको विशेष प्रशिक्षण देना होगा, इसकी व्यवस्था करनी होगी, है ना। ये हमने आरटी का जो वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कस किया था कि अगर बच्चा 10 साल का है और वो पहली बार चौथी या 5वीं क्लास में विद्यालय पहली बार जा रहा है, तो क्योंकि पिछले क्लास का तो उसे कुछ नहीं आता, तो उसको विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। अधिनियम में स्कूलों में शिक्षकों की संख्या, विद्यालय भवन, कार्य दिवस, पुस्तकालय और खेल से संबंधित दिए गए सूचकों के अनुसार स्थानीय प्रशासन को प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होगा। उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के हिसाब से शिक्षकों की संख्या हो, विद्यालय भवन प्रॉपर हो, कार्य दिवस, पुस्तकालय, ये सारी चीजों का ध्यान भी रखना होगा एक स्कूल के अंदर, अपने एरिया के स्कूल के अंदर। प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम के समायोजित ढांचे की सुनिश्चितता, यानी कि जो एक प्राथमिक जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें पाठ्यक्रम ठीक तरह से हो, तो उसके लिए एक अच्छा ढांचा हो, स्ट्रक्चर अच्छा हो, ये ध्यान दिया जाए स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, समय समय पे ट्रेनिंग आयोजित की जाए। यह सुनिश्चित करना कि खाना बदोश जनजाति से आने वाला बच्चा स्कूल में नामांकित है, यानी कि जो एसटी हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके बच्चे स्कूल जरूर आए। स्थानीय प्रशासन को स्कूल का ध्यान रखना है। एकेडमिक कैलेंडर तय करना है, मतलब पूरे साल की एक्टिविटी क्या क्या होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, ये सब तय करना है। आरटी अधिनियम का भाग 21 प्रत्येक स्कूल के लिए स्कूल प्रबंधक समिति की मांग करता है। तो एक स्कूल प्रबंधक समिति हर स्कूल में बनेगी, जिसके अंतर्गत स्थानीय प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी जो निगम पार्षद वगैरह होते हैं वो, अभिभावक, पेरेंट्स, संरक्षक और शिक्षक, ये सब मिलकर एक
स्कूल प्रबंधक समिति बनाएगी। ठीक है, इनके क्या दायित्व होंगे स्कूल प्रबंधक समिति के? इनके दायित्व होंगे पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम सहित नीतिगत निर्णय लेना। पाठ्यक्रम क्या हो, किस तरह का हो, नीतियां क्या हो, ये सब देखना। मानव संसाधन और भौतिक संसाधन कक्ष की जांच, यानी कि जो भी रिसोर्स हैं हमारे स्कूल के, उसको देखना कि स्कूल में ठीक से रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स भी, और जो भौतिक संसाधन है यानी कमरे हैं, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, ये सब ठीक से बने या नहीं, और टीचर्स वगैरह ठीक से हैं या नहीं। गलत शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति सहित शिक्षक उपस्थिति की जांच करना। अगर कोई शिक्षक कुछ गलत करता है, ठीक है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। स्कूल बजट का संचालन, बजट वगैरह तैयार करना, वार्षिक कैलेंडर तैयार करना, और ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को 200 दिन से कम की कक्षा ना मिले, मतलब मिनिमम 200 दिन की कक्षा स्कूल में होनी चाहिए। हाशिए पर स्थित सामाजिक आर्थिक समूह से आने वाले बच्चे और बच्चियों के नामांकन के लिए कार्यक्रम हो, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो SC ST OBC वर्ग है, उन सभी बच्चों के लिए नामांकन हो। यह सुनिश्चित करना कि स्कूल के सामान्य घंटों के बाद होने वाले कार्यक्रम जैसे वयस्क साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा के लिए भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों। ठीक है, इस तरह की चीजें भी, जो वयस्क साक्षरता है और अनौपचारिक शिक्षा है, तो इसके लिए भी स्कूलों में प्रावधान किए जाएं। प्रत्येक बच्चे की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ एक ऐसे स्वयं सेवक अधिकारी को सुनिश्चित करने का अधिकार जो अभिभावकों के साथ मिलकर नियमित उपस्थिति, यानी एक अलग से एक ऐसा स्वयं सेवक की नियुक्ति की जाए जो कई बार क्या होता है, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं लेकिन स्कूल नहीं आते, तो उस वो ये देखे कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, तो वो पेरेंट्स से मिले। अगर कोई बच्चा ऐसा लगता है कि स्कूल नहीं आ रहा, तो उसके पेरेंट्स से मिले और सारी जांच पड़ताल करे और उस बच्चे को स्कूल में लाने में मदद करे। तो ये सारे काम थे हमारे, एक जो समिति की बात की गई है उसके लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग स्तर पे हमने देखा कि किस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत और हमारा स्थानीय प्राधिकरण मिलकर शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।